भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे तमाम पहलुओं को लेकर। सर, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और कई राज्यों में और चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पर पा रही है उन राज्यों में? देखिए, जो हार के संकेत होते हैं कांग्रेस के, वो स्टेप बाय स्टेप आते जा रहे हैं। कमलनाथ का पुलिस को धमकी देना कि मैं देख लूंगा, वर्दी का रंग मैं तय करूंगा, और उसके बाद जो खड़गे जी की सभा में भीड़ न आना, राहुल गांधी जी दूसरे विषय को लेके आहत हों, कमलनाथ जी ये कहें कि सपा का कोई अस्तित्व नहीं है, सपा कहे कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, बासपा कहे मैं कांग्रेस को हरा रही हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक विंग जयस वो कह रही कि कांग्रेस को साफ करके मानेंगे। तो कांग्रेस अपने अंदर के विग्रह से ग्रसित है, हार की, अपने सबसे बड़े हार की तरफ वो बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होगी। और कांग्रेस के ही अगर कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी, जयस और समाजवादी पार्टी, इन तीनों के प्रत्याशी का मुकाबला कांग्रेस से दूसरे तीसरे नंबर के लिए है। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज बदले हुए वातावरण में मोदी मैजिक हर कहीं जोर मार रहा है, और ऐसे में सब त्योहारों में सब मूर्छावस्था में, राजनीतिक मूर्छावस्था में। और मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए द्वार खुल रहा है इन उपचुनाव के, इस विधानसभा चुनाव के माध्यम से। एक सवाल ये था कि ये देखा जा रहा है पिछले दिनों से लगातार सनातन के ऊपर हमले हो रहे हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का ट्वीट किया है, उससे तमाम लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं कि कोई ऐसा बच्चा नहीं आज तक दुनिया में पैदा हुआ जिसके 4 हाथ हों। लक्ष्मी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है और कहा कि अगर पूजा करनी है तो घर की औरत की करें पूजा, अपनी पत्नी की पूजा करें, ये नहीं करने की कोई ज़रूरत है। मुझे अल्प ज्ञान पर कुछ टिप्पणी किसी भी नेता के नहीं करनी है, लेकिन जिस सनातन संस्कृति के बारे में घमंडिया यानी कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन, तथा कथित गठबंधन है या था, ये उसका एक एजेंडा है। सनातन को समाप्त कर देंगे, ये डेंगू है, मलेरिया है, ये कोरोना है, और इसको समाप्त कर देंगे। ये उन्होंने पहले अपने एक सिपा सलार, जो उसका अंग है घमंडिया का, उसके उदयनिधि जो स्टालिन है उससे कहलाया। और उदयनिधि स्टालिन के बाद में उन्होंने अपनी दूसरी शाखा और सहयोगी समाजवादी पार्टी के माध्यम से ये बयान कहलाया। ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है। आपको कोई भी नेता इसके बारे में टिप्पणी करते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा। ये अल्पज्ञानी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि सनातन को पहले पढ़ो और जानो। सनातन की परंपरा ही है स्त्री का सम्मान, नारी का सम्मान। 1 लख पूत 100 लख नाती, जय के घर में दिया न भाती। यानी अगर नारी का अपमान किया तो महाभारत हो गई, नारी का अपमान किया तो पूरी रामायण की रचना हो गई और रावण से शक्तिशाली का वध हो गया। यहां भी नारी का सम्मान। अब देखो कि राधे कृष्ण, राधे पहले कृष्ण बाद में, गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में, भवानी शंकर, भवानी पहले शंकर बाद में, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में। तो यहां पर स्त्री सर्वोच्च स्थान पर है सनातन में। जिस सनातन को समाप्त करने का सपना ये घमंडिया के सहयोगी और घमंडिया की सह पर लोग कर रहे हैं, उसी की बात को तो कह रहे हैं। पत्नी का सम्मान, ये तो सनातन की परंपरा है। और आप इसके मतलब सनातन को मान तो रहे हैं, कम से कम मान रहे, पत्नी का सम्मान करिए, अच्छी बात है। यही सनातन परंपरा है, यही सनातन संस्कृति है। और इसके उल्टे जाओ तो दूसरी संस्कृति आती है। और मैं समझता हूं कि ये उत्तेजित करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं कि जिससे हिंदू समुदाय, सनातनी लोग उत्तेजित हों और वो कुछ बयान देना, क्रोधित होकर उसकी प्रतिक्रिया करना शुरू करें। ये चाहता है विपक्ष।
सवाल सवाल ये भी था कि पहले रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ ली उन्होंने, जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, इस पर फोकस किया कि उसमें रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि कोल कलवार जितनी भी जानियाँ हैं, जे बरनाधम तेली कुम्हार, ये सब अधम हैं, इसको पहले डिफाइन किया। फिर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को उन्होंने डिफाइन किया। अब लक्ष्मी पे आ गए ये सब सारे के प्रश्न है। इसकी विस्तृत व्याख्या अगर मैं करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा कि अर्थ का अनर्थ करने वाले लोग अंग्रेजी परंपरा के संवाहक हैं। काटो, डांटो, बांटो, छाटो और किसी तरीके से विग्रह करो, ये सब सनातन संस्कृत पे विग्रह करने के लिए बात करते हैं। जाति प्रथा तो तुलसीदास जी के समय थी ही नहीं, ये तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेज लाए इसको। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, और अगड़ों में भी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, पिछड़ों में भी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये अंग्रेजों ने किया, ये भारतीयों को बांटने के लिए। बाद में उसका प्रतिपादन कांग्रेसियों ने किया कि ये सब बटे रहे। अब ये घमंडिया के लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है जो सनातन और हिंदू संस्कृत समाज को आहत करने वाला है। और मैं समझता हूं कि बेहतर होगा मुझसे बजाय ये समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछिए इसके बारे में। ये तो कह रहे हैं कि जो लड़ाई है वो इस वक्त अगड़ा बनाम पिछड़ा की है और ब्राह्मण क्षत्रिय बनाम शूद्रों की है, और खुद को भी शूद्र कह चुके हैं अखिलेश यादव। आपने सुना होगा कि हम शूद्र हैं इसलिए हमको मंदिर में जाने से रोका गया। अब मैं किसी के बारे में, मैंने कहा ना, मैं नेताओं के बारे में टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन शूद्र होना बहुत पवित्र पुण्य कार्यों का फल होता है। भगवान श्री विष्णु जो पालनहारा हैं, उनके श्री चरणों से जन्म का माना जाता, भगवान के चरण ही छुए जाते हैं। यानी जो आशीर्वाद है वो चरणों पर माथा टेक कर ही होता है, जहां से शूद्र की उत्पत्ति का वाक्य आता है। और मैं समझता हूं कि शूद्र होना भी बहुत पुण्य का काम किसी का होगा। ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो पढ़ाए वो ब्राह्मण, जो व्यवसाय करे वो वैश्य, जो समाज की सारी सेवा का भाव करे वो शूद्र, और जो रक्षा का काम करे वो क्षत्रिय। जाति नहीं थी, एक व्यक्ति अपने वर्ण का परिवर्तन कर सकता था। यानी वो रक्षा का काम कर रहा है और फिर पढ़ाने लगे तो फिर वो ब्राह्मण हो जाता था, वो समाज की सेवा करने लगे तो वो शूद्र हो जाता था जो दूसरे वर्ण का है। वर्ण का परिवर्तन की व्यवस्था थी, जाति के परिवर्तन की व्यवस्था नहीं है। ये अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था इसीलिए की थी कि समाज को, जो एकजुट होकर समाज काम करता है, उसको विग्रह कर दो। और ये विग्रह होने वाला नहीं है। मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, वो गरीब कल्याण योजना में जाति नहीं पूछी जाती, धर्म नहीं पूछा जाता, उसमें केवल गरीबी आधार है। मकान मिलेगा तो सबको मिलेगा, अगड़े को भी मिलेगा, पिछड़े को भी मिलेगा, मुस्लिम को भी मिलेगा, ईसाई को भी मिलेगा। आप जितनी राशन मिल रहा है आप पूछो जाके एक व्यक्ति से, और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जाओ आप, वहां जाकर पूछना कि राशन में कभी जाति या संप्रदाय पूछा है। हर जाति के लोगों ने राशन हो, टॉयलेट हो, आयुष्मान कार्ड का काम हो, किसान सम्मान निधि हो, विधवा पेंशन हो, महिला की समृद्धि की योजनाएं हो, प्रधानमंत्री आवास हो, हर किसान सम्मान निधि हो। तो ये घबराए हुए हैं कि जाति की व्यवस्था की जगह एक ही जात बना दी गई, वो गरीबी है जाति, और उस गरीबी जाति से मुकाबला मोदी जी कर रहे हैं, उसको गरीबी को अमीरी में बदलने के लिए। और ये सपना पूरा भी हुआ है। 3.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ के आए हैं। ये डर है विपक्ष का, और इस डर के कारण विपक्ष फिर से बार बार वो चुका हुआ हथियार है, ये बुझी हुई मिसाइल है जातीयता। ये बुझी हुई मिसाइल को दागने की कोशिश करती है, वो दगेगी नहीं। अब चलेगा तो केवल एक मोदी बाण चलेगा, वो है जाति विहीन व्यवस्था, और वो है गरीबी का आधार। गरीबी के आधार पर लोगों का उन्नयन, उनकी समृद्धता का भाव, और उसी को लेकर आप देख लो राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सफाया होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर, आप लोगों की तरफ बड़ी तरसी हुई निगाहों से देख रहे हैं, बहुत समय हो गया।
आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन के कई लोग, हमारे कई नेता हमारे संपर्क में हैं। उद्धव ठाकरे का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम लिया उन्होंने, और कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा, अलग रास्ता चुनेंगे। तो क्या ये मान के चला जाए कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? देखिए, ये सब कयास आप लोगों के हैं, हाँ और ना, ये जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर एक जनाधार वाले गरीबों के नेता हैं और उनके निचले स्तर तक पे लोगों की पकड़ है, एक राजनीतिक पहचान है और एक राजनीतिक समीकरण को वो हमेशा साधते आए हैं और भाजपा के एक विश्वस्त सहयोगी भी हैं और भाजपा अपने सहयोगी धर्म का निर्वहन करती है। जो भी सहयोगी उसके पास में आता है उसका वो पूरा सम्मान करती है। इंडिया गठबंधन में दो फाड़ आपको नजर आ रही होंगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम तल्खियां बढ़ गई हैं, कोई किसी नेता को चिरकुट कह रहा है, कोई दूसरे नेताओं के बारे में जो है वह टिप्पणी कर रहा है। तो इस तरह की बयानबाजियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव ने खुद कैंडिडेट उतार दिए। तो लग रहा है आपको कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर सक्सेस हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखो, ये लोग जानते हैं सपा और कांग्रेस मिली तो हारी। सपा, कांग्रेस और लोकदल मिलकर लड़े, बड़ी हार हारे। उसके बाद अगला इन्होंने पहले कहा था यूपी के दो लड़के, ये नारा दिया, हार गए। राहुल जी और अखिलेश जी का नारा दिया था यूपी के दो लड़के, एडवर्टाइजमेंट आया था और कहा बहुत बड़ा गठबंधन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि महागठबंधन है और वो महागठबंधन था जिसको आदरणीय मायावती जी और आदरणीय अखिलेश जी कहा कि ये बुआ भतीजे का गठबंधन है। आदरणीय बुआ जी भी पराजित हुए और आदरणीय भतीजे जी भी पराजित हुए और बड़े मार्जिन से पराजित हुए। अब कि ये सब मिल जाए, अगर हिंदुस्तान में ना मिल रहा हो तो कहीं और से लिया मैं, ओवैसी ऐसे लोगों को लिया मैं। अगर इनको संविधान में तो अनुमति नहीं है, नहीं तो ये लोग किसी और दूसरे देश से भी ले आते उठा के, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी से हार जाएंगे। मोदी मैजिक जो है, ये मोदी बयार में सब सपा बसपा मकपा बकपा कांग्रेस आप पाप सब ध्वस्त होने वाले हैं, निपट जाएंगे इस बार फिर। राजनीतिक रूप में अस्तित्व विहीन होंगे। निपटना मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं शब्द का संयम नहीं खोता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो इनके राजनीतिक चुनावी रथ है उसकी पहिया चलने से पहले ही टूट जाएगी। पीडीए फेल हो जाएगा इनका। अब पीडीए कभी पास ही नहीं हुआ तो अभी एडमिशन ही नहीं हुआ उसका। अभी तो प्रवेश पहले लें और प्रवेश के बाद वो छमाही तिमाही इम्तहान दें। ये तो टेस्ट में ही फेल हो गए मध्य प्रदेश में जाके। अभी छमाही भी नहीं हुआ था, तिमाही एग्जाम भी नहीं हुआ था, सालाना एग्जाम तो लोकसभा का है, उससे पहले ये टेस्ट में फेल हो गए मध्य प्रदेश में। आपस में ये लड़ेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन मोदी नाम के भय से ये बार बार मिलने का, जुड़ने का, माफी का प्रयास जरूर करेंगे भी। लेकिन अब ये निश्चित है कि भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद चलेगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम लहराएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। दिनेश शर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि ये जो गठबंधन है ये चलने वाला नहीं है और पीडीए का तो अभी तक एडमिशन ही नहीं हो पाया है, तो पास कहाँ से हो पाएगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।